बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक क्लास फ़िज़िक्स की बुक है, हमारा चैप्टर नंबर 10 है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। अब इसमें जो है क्वेश्चन आंसर्स हमारे रह गए थे 10, 11 और 12, 3 क्वेश्चन रह गए थे। यही क्वेश्चन बहुत अहम है, इसी में आपको सीखने को भी मिलेगा। थोड़ा सा जो है कॉन्सन्ट्रेट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगा तो आपका ये पूरा चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का ए, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द पेंडुलम। ठीक है, अब जो पेंडुलम है उसके अंदर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसके बारे में आपने बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम जो है पेंडुलम्स रिस्टोरिंग फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फॉर माइनर डिस्प्लेसमेंट अंडर 15 डिग्रीज़। सिंपल पेंडुलम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये थोड़ा सा डिफ़ाइन करके आप नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 12 पे। ये आपके सामने भी मैंने डायग्राम जो है वो लगा दी है पेंडुलम की। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेंटर में बॉब दिखाया जा रहा है, ये आपका जो है मीन पोजीशन है आपकी, जिसको हम इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पे है, look into the figure 10.19 at the mean position of pendulum is in its equilibrium position. If no external force were applied, the bob of a pendulum would naturally settle here. तो वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे खड़ा रहेगा अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। अगर उस पर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो वो फिर क्या होगा, हर बार अपने मीन पोजीशन से आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा। जैसे आपको ये डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, नीचे एक आर्क बनाया गया और 3 बॉब बना दिए गए। बॉब एक ही है, ये उसकी मूवमेंट दिखाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आंसर यहाँ आप देख लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो इसमें जो है जो भी वेट होगा मिलीग्राम में उसको शो कर दिया गया है, वेट और कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों भी बता दिए गए हैं। ठीक है, तो अब ये जो फोर्स उस पर अप्लाई हुई है तो ये बॉब आहिस्ता आहिस्ता जो है हरकत आगे पीछे कर रहा है, वो इस चीज़ को दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है पेंडुलम। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 10B, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग द फार्मूला गिव सिंपल हार्मोनिक मोशन। फार्मूला क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, मैंने न्यूमेरिकल में भी करके दिया था। सिर्फ बताना ये है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द पीरियड इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन इट्स लेंथ। ठीक है, तो दिस फार्मूला शोज दैट द पीरियड टाइम है वो t ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ l and acceleration due to gravity g over that place. The period of the pendulum is independent of its mass and its amplitude. ठीक है, अब ये चीज़ लिख लेने के बाद हमें लेंथ में अगर इंक्रीज़ होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है पीरियड पर, टाइम पीरियड पर, और अगर मास इंक्रीज़ होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ज़ुबानी बता दूं, अगर आगे उसका आंसर भी है। देखें, अगर लेंथ इंक्रीज़ होगी तो इसी तरह से जो है उसकी जो पीरियड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। देखें, अ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ इट। सो इफ़ लेंथ इंक्रीजेज द टाइम पीरियड आल्सो इंक्रीजेज। जबकि मास में ऐसा नहीं है। इंक्रीज इन मास फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वी कैन से दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब। Therefore, the increase of mass of a pendulum's bob does not affect the period. मास इंक्रीज़ होने से टाइम पीरियड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लेंथ इंक्रीज़ होगी तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल सिस्टम जिसको हम बॉल बोलते हैं, कटोरा होता है जो बर्तन है, उसकी बात की जा रही है इसमें। तो इसमें भी चूंकि आपकी डायग्राम है, पेज नंबर 13 पर देखिएगा, बिल्कुल ये मैं इस पर भी दिखा दी आपको डायग्राम। ये बिल्कुल कटोरा सा बना हुआ है और इसमें एक ही बॉल है जिसको एक साइड से, जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों साइडें ऊपर वाली इसकी क्या कहलाएंगी, एक्सट्रीम पोजीशन, और जो सेंटर है इसका जिसको हम मीन पोजीशन भी कहते हैं, मैंने बताया, और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं। ये जहन में रखिएगा, तब आपको चीज़ समझ में आएगी। अगर तो बॉल कटोरे के सेंटर में रखी रहे तो कोई हरकत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम उस बॉल को एक साइड पे, चाहे वो एक्सट्रीम पोजीशन ए का हो या बी का हो, उस साइड से अगर हम उसको ऊपर लाकर छोड़ते हैं तो बॉल क्या होगा कि अपने मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट से आगे गुजर के जाएगा बी की तरफ,
और जितनी वो चढ़ाई चढ़ सकता है, चूँकि मैक्सिमम स्पीड से आया तो जितनी चढ़ाई वो चढ़ेगा वहाँ से फिर वो रुक जाएगा और वापस आएगा। और ये उसका सर्कल जो है जैसे झूला पेंडुलम है, इस तरह ये उसका ये चलता रहेगा। ठीक है, ये पूरा मैंने इसमें लिख दिया है आंसर के तौर पे, लेकिन आपको समझा रहा हूँ। तो आपने मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन को समझना है। और इस कटोरे की जो एग्जांपल है ओ, ए और बी के बीच में चल रही है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से समझा दिया गया है। तो ये पोजीशन आपको दिखाने के लिए कि ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है एक एग्जांपल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 12 बी है, 11 का बी है, वाई इज़ द मोशन ऑफ अ बॉल इन द बाउल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ मैक्सिमम एट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब यहाँ पे इसने इक्विलिब्रियम पोजीशन लिख के ना बच्चों को डिस्टर्ब कर दिया है। यहाँ पे अगर वो मीन पोजीशन लिखता तो आप बात फ़ौरन समझ जाते। वो ये कह रहा है कि क्यों एक बॉल की जो मोशन है वो ज़्यादा हो जाता है जब वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होता है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ जो है वो बताई जा रही है। अब यहाँ देखें, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पॉइंट जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ ओ ए और ओ बी इज़ कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। देखें, अब जो इस चीज़ को मेन समझना है आपने कि ये जो हमारा एम्पलीट्यूड है ये क्या है। एम्पलीट्यूड कहते हैं चाहे बॉब हो, चाहे झूला हो, चाहे ये कटोरे की बॉल हो, ये जितना फासला एक तरफ से दूसरी तरफ तय कर रही है, वो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जब एक चीज़ स्पीड में होती है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, यानी एक तरफ से वो दूसरी तरफ ज़्यादा दूर तक जाती है। लेकिन अगर हम उस पर एनर्जी लगाना छोड़ दें, उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाता है। ये बात आपने समझनी है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो कहलाएगा ओ ए और ओ बी हमारा एम्पलीट्यूड है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बॉल जा रही है। एज़ द बॉल इज़ इट्स लोएस्ट पोजीशन एट द पॉइंट ओ, जो हमारा मीन पोजीशन है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम से कम है, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, ज़्यादा है। इस वजह से क्यों, जब बॉल ओ ए से नीचे को उतरती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से मोशन ऑफ अ बॉल इज़ मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि जब वो ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है, आपको मालूम है अगर आप भी कि बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह ब्रेक से बगैर एक्सीलेटर दिए भी उसको उतारेंगे तो वो स्पीड में ही आएगी। तो यही सेम चीज़ है कि ये जो कटोरे का सेंटर है, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मीन पोजीशन है, यहाँ पर आकर उस बॉल की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी जो है ये इसका क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 ए है, व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखें, डैम्प्ड ऑसिलेशन को समझ लें। ऑसिलेशन कहते हैं किसी भी चीज़ का मोशन, हरकत, गर्दिश। ठीक है, और डैम्प्ड मीन होता है उसमें स्लो मोशन का आ जाना, यानी जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाना, कोई भी आपकी मतलब बाहर की फ़ोर्स है वो लगना ख़त्म हो जाएगी, तो वो चीज़ जो मूव कर रही है वो आहिस्ता आहिस्ता डैम्प्ड होने लगेगी, उसकी जो ऑसिलेशन है वो डैम्प्ड होने लगेगी। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेज आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी वो जो रेजिस्टिव फोर्सेज हैं, यानी जो उसको स्पीड को कौन सी फोर्सेज कम करती हैं, जैसे एयर है, फ्रिक्शन है, ये चीज़ें जब आप फोर्स लगाना छोड़ देंगे तो हवा और जो फ्रिक्शन होती है वो इसकी जो ऑसिलेशन है उसको डैम्प्ड कर देगी। ठीक है, उसके बाद जो है 12 बी का क्वेश्चन, और बी और सी ये दोनों क्वेश्चन सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैंने आंसर दोनों में चेंज करके लिखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। 12 बी है, हाउ डज़ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। कह रहे हैं कि कैसे जो है आहिस्ता आहिस्ता जो हर फासला है, एम्पलीट्यूड मैंने अभी बताया, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हरकत का यानी गर्दिश का डिस्प्लेसमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्यों कम होने लगता है। ज़ाहिर देखें, फ़र्स्ट टाइम आप किसी चीज़ को पुश करेंगे, जैसे स्विंग, झूला दे रहे हैं आप किसी को और पीछे से धकेलेंगे तो वो फासला बहुत आगे तक जो है वो उसका फासला रहेगा, लेकिन आप अब उसको झूला देना छोड़ देंगे, पुश करना छोड़ देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा,
जो वो ऑसिलेशन है, वो जो गर्दिश है, वो उसकी जो एम्पलीट्यूड है, यानी जो वो उसका फासला बढ़ गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जब डैम्पिंग होगी ऑसिलेशन में, तो एम्पलीट्यूड आपका जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसमें बस इतनी सी बात है, मैं आपको पढ़ के बता दूँ। The oscillating system cannot be assumed to have a fixed amplitude unless energy is provided to them। देखें यहाँ वो खुद बता रहा है कि आप एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं कर सकते, ना अज्यूम कर सकते हैं। हो सकता है वो कहाँ तक जाए, ये तो एनर्जी से पता चलेगा ना, जो उस पर फोर्स एक्ट होगी, जब तक उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी। द रेजिस्टिव और डैम्प फोर्सेज, देखें रेजिस्टिव और डैम्प फोर्सेज वही हैं जो उस गर्दिश को रोक देती हैं, ऑसिलेशन को रोक देती हैं, यानी एयर हो, फ्रिक्शन हो, प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। और जब वो रेजिस्टिव और डैम्प फोर्सेस उसको रोकेंगी तो एम्पलीट्यूड खुद ब खुद कम होने लगेगा। फॉर एग्जांपल, अ नॉक अगेंस्ट अ टेबल कॉजेज द टेबल टू वाइब्रेट। दिस रिवाइब्रेशन आल्सो फेड्स अवे ऑफन आफ्टर कंप्लीटिंग मैनी हंड्रेड्स ऑफ वाइब्रेशन। बेशक वो हंड्रेड्स ऑफ वाइब्रेशन ले ले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होगा, वो उसकी वाइब्रेशन ख़त्म होने लगेगी। ये तो आपकी बुक का आंसर था, बी में मैंने लिख दिया। जबकि जो क्वेश्चन नंबर सी है, बॉय swinging in the swing explain why its amplitude reduces progressively with time। एक बच्चा जो है वो झूला ले रहा है, तो आपने ये बताना है कि जो उसका फासला है, डिस्प्लेसमेंट है, वो क्यों कम हो रही है वक्त के साथ साथ। तो भाई ये बात अभी मैंने बता दी ना कि जब आप उस पर कोई फोर्स लगाना छोड़ देंगे, एक ये वजह, दूसरा जो फ्रिक्शन है बाय एयर है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो झूला जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा। इसका आंसर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। The force of a friction retards the motion, so the system does not oscillate indefinitely. The friction reduces the mechanical energy of the system as time passes and the motion is said to be damped. This damping progressively reduces the amplitude of the motion। बात समझ में आ गई। जब उस पर फ्रिक्शन रिटार्ड्स करेगी, उस पर अमल करेगा, क्योंकि आपने कोई फोर्स लगाना अब छोड़ दी है, तो वो फ्रिक्शन उसकी जो है मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस कर देगी और आहिस्ता आहिस्ता उसका मोशन कम होता चला जाएगा। तो ये बात मैंने आपको वैसे भी समझा दी है बहुत इजी वे में। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई तो भाई आप ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।